मिचियो काकू की पुस्तक हाइपर स्पेस का हिंदी अनुवाद। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रकरण एक गोले में ब्रह्मांड, अ यूनिवर्स इन अ नटशेल। जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो हर चीज एक नियम के अनुसार चलती हुई लगती है। तारे, ग्रह, कण, सब कुछ जैसे किसी ने पहले से तय कर रखा हो कि क्या होगा, कैसे होगा। विज्ञान ने इन नियमों को समझने की कोशिश की है। हमने उन्हें सिद्धांतों में ढाला, जैसे गुरुत्व, गति, ऊर्जा और समय के सिद्धांत। 20वीं सदी में विज्ञान ने दो सबसे अद्भुत खोजें की। पहली थी सापेक्षता का सिद्धांत, जो बताता है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक बल नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम की बनावट में ही एक मोड़ है। दूसरी खोज थी क्वांटम यांत्रिकी, जो सूक्ष्म कणों की दुनिया में हमें एक बिल्कुल नई सच्चाई दिखाती है, जहां कण एक साथ कई स्थितियों में हो सकते हैं, जहां अनिश्चितता एक नियम है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर दोनों सिद्धांत सही हैं तो ये आपस में एक क्यों नहीं होते? सापेक्षता काम करती है बड़े पिंडों के लिए, जैसे तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, और क्वांटम यांत्रिकी काम करती है सूक्ष्म कणों पर, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क। अब सोचिए, अगर हम ब्रह्मांड की शुरुआत का रहस्य समझना चाहें या ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, तो हमें इन दोनों सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम दोनों को साथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो परिणाम उलझे हुए मिलते हैं, जैसे कोई गणित आपस में लड़ रहा हो। तो फिर विज्ञान क्या करे? क्या हम दो ब्रह्मांड मान लें, एक बड़ा और एक सूक्ष्म? या कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जो दोनों को एक ही ढांचे में समेट ले? विज्ञान का अगला बड़ा सपना यही है, एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को जोड़ सके। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। हम पहले ही तीन शक्तियों को जोड़ चुके हैं, विद्युत चुंबकत्व, मजबूत बल और कमजोर बल। लेकिन चौथी शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, अब तक अलग है। वो जुड़ नहीं पा रही। और यहीं पर आता है एक नया विचार, हाइपरस्पेस, एक ऐसा स्थान जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ा और अधिक आयामी हो सकता है। हाइपरस्पेस, साधारण से परे की दुनिया। हमारे लिए स्थान का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन आयाम। और समय को हम चौथा आयाम मानते हैं। पर क्या ब्रह्मांड सिर्फ इतने में सीमित है? गणित कहता है नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं हो सकता है ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो, जो इतने सूक्ष्म हो कि हमें दिखाई न दे, लेकिन उनका प्रभाव हर जगह मौजूद हो। सोचिए, अगर कोई जीव दो आयामी दुनिया में रहता हो, वो सिर्फ आगे पीछे और दाएं बाएं चल सकता है। ऊपर नीचे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी उंगली उसके संसार में डालें तो उसे सिर्फ एक घेरा दिखाई देगा। वो नहीं जान पाएगा कि असल में यह चीज तीसरे आयाम से आ रही है। क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हमारी दुनिया भी किसी और बड़े अदृश्य आयाम का हिस्सा है? कालुजा क्लाइन थियरी। 1919 में वैज्ञानिक थियोडोर कालुजा ने सोचा, अगर हम आइंस्टीन के सापेक्षता के समीकरण में एक पांचवां आयाम जोड़ दें तो शायद गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व दोनों एक ही सिद्धांत से निकल सकते हैं। फिर ऑस्कर क्लीन ने कहा, यह पांचवां आयाम इतना छोटा हो सकता है कि हम उसे देख ही नहीं सकते, लेकिन गणित में वह साफ दिखता है। यहीं से जन्म हुआ कलुजा क्लीन थ्योरी का, जो बाद में बनी स्ट्रिंग थ्योरी और सुपरस्ट्रिंग थ्योरी की नींव। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हर कण दरअसल एक बहुत ही सूक्ष्म डोरी की तरह है, जो लगातार कंपन कर रही है। डोरी की यह कंपन तय करती है कि वह कण किस प्रकार का होगा, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क या कुछ और। लेकिन ये कंपन कहां होते हैं? तीन आयामों में नहीं,
बल्कि 10 आयामों में। बाकी के आयाम इतने छोटे हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये सिमटे हुए होते हैं, जैसे एक लिपटी हुई परत। लेकिन उनके बिना स्ट्रिंग थ्योरी अधूरी है। वो इन आयामों के सहारे ही संतुलन बनाती है। यानी जो हमें नहीं दिखता वही सबसे जरूरी है। हाइपरस्पेस के संभावित परिणाम। अगर ये हाइपरस्पेस सच में है तो हमारे कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्यों गुरुत्वाकर्षण बाकी बलों से कमजोर लगता है? क्योंकि वह अधिक आयामों में फैल चुका होता है। क्यों क्वांटम दुनिया अनिश्चित लगती है? क्योंकि हम 3 आयामों में देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता कहीं गहराई में चल रही होती है। क्या वर्महोल या टाइम ट्रैवल संभव है? अगर उच्चतर आयाम मौजूद है तो शायद एक दिन यह भी संभव हो। अंत में ब्रह्मांड का एक नया चेहरा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल सतह हो सकता है। उसके नीचे एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा और बहुत आयामी ब्रह्मांड हो सकता है। हाइपरस्पेस एक सिद्धांत नहीं, एक नजरिया है। यह हमें प्रेरित करता है कि हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ें। विज्ञान में हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है और यही इस यात्रा की सुंदरता है। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसे आयाम की ओर जिसे हम चौथा आयाम कहते हैं और जो हो सकता है समय से भी परे हो। अब आप सुन रहे हैं मिचियो काकू की किताब हाइपरस्पेस का चैप्टर 2, चौथे आयाम की ओर प्रवेश, एंटरिंग द फोर्थ डायमेंशन। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक रेखा खींची गई है। यह रेखा केवल एक ही दिशा में फैली है, आगे और पीछे। यह है एक आयामी दुनिया। अब इस रेखा को एक दिशा में फैलाइए, दूसरी दिशा, बाएं और दाएं की। आपको मिलती है दो आयामी सतह, जैसे कागज की शीट या दीवार पर बना चित्र। ऐसी सतह पर रहने वाला कोई जीव सिर्फ लंबाई और चौड़ाई समझ पाएगा। ऊंचाई उसके लिए एक कल्पना होगी। अब सोचिए, इस सतह को ऊपर उठाइए। तीसरी दिशा जुड़ती है, ऊपर और नीचे। अब हम पहुंचते हैं 3 आयामों की दुनिया में, जहां हम सभी रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई है। अब रुकिए और सोचिए, क्या यही अंत है? क्या हमारे अनुभव की सीमाएं ही प्रकृति की अंतिम सीमाएं हैं? भौतिकी और गणित कहते हैं नहीं। अब हम जिस विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं वह है चौथा आयाम। एक ऐसा आयाम जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन गणित और सिद्धांतों के जरिए समझने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा आयाम क्या होता है? सबसे पहले हम इसे दो अलग संदर्भों में समझते हैं। पहला, समय, जिसे अक्सर चौथे आयाम के रूप में देखा जाता है। दूसरा, अंतरिक्ष का एक और दिशा, जिसे हम 3 स्थानिक आयामों के आगे एक अतिरिक्त स्थानिक आयाम मानते हैं। यानी ऐसा एक स्पेस जो हमारी समझ से बाहर है, जहां कोई वस्तु ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आगे या पीछे ही नहीं, बल्कि किसी नई दिशा में भी जा सकती है, जो हमारे अनुभव से बिल्कुल परे है। कल्पना के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, एक चींटी है जो एक कागज की सतह पर चल रही है। वह कभी बाएं जाती है, कभी दाएं। उसके लिए वही पूरी दुनिया है। अब आप अपनी उंगली उस सतह से ऊपर लाते हैं। चींटी आपकी उंगली को नहीं देख सकती, क्योंकि वह ऊपर नीचे की दिशा को जानती ही नहीं। हम भी कुछ वैसा ही हैं। हम 3 आयामों तक सीमित है। लेकिन अगर कोई प्राणी चौथे आयाम में रह रहा हो, तो वह हमारी पूरी दुनिया को एक ही नजर में देख सकता है। जैसे हम एक चित्र को पूरा देख लेते हैं, वैसे ही वह पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकता है।
4D में चीजें कैसी दिखेंगी, यह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा दिमाग 3 आयामों का ही अभ्यस्त है। हम किसी वस्तु को घुमा सकते हैं, पलट सकते हैं, लेकिन उसे चौथे आयाम में मोड़ नहीं सकते। लेकिन गणित हमें बताता है कि ऐसी संरचनाएं, जैसे कि 4D हाइपरक्यूब या टेसरेक्ट, गणितीय रूप से बिल्कुल संभव है। टेसरेक्ट एक ऐसा घन है जो चौथे आयाम में फैला हुआ है। हम उसे पूरी तरह देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रक्षेप, प्रोजेक्शन को 3D में चित्रित किया जा सकता है, जैसे एक घन का इन 2D में एक वर्ग जैसा दिखता है। चौथा, आयाम और विज्ञान। अब सवाल आता है, क्या चौथा आयाम केवल कल्पना है या इसका वैज्ञानिक आधार भी है? 1905 में आइंस्टीन ने कहा कि समय को हम चौथे आयाम की तरह सोच सकते हैं। उसका और स्थान का एक गहरा संबंध है, जिसे उन्होंने कहा स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। इस विचार ने सापेक्षता का जन्म दिया, जहां गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय धीमा हो सकता है, स्थान सिकुड़ सकता है, और समय एक दिशा में बहने वाली नदी न होकर एक सतह की तरह झुक भी सकता है। क्या हम चौथे आयाम में प्रवेश कर सकते हैं? सीधे शब्दों में कहें, नहीं, कम से कम अभी नहीं। हमारी भौतिक बनावट, हमारी इंद्रियाओं 3 आयामों के लिए बनी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर हम चौथे आयाम को समझ पाए, तो हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आज असंभव लगते हैं। किसी बंद कमरे से बिना दरवाजा खोले बाहर निकलना, एक वस्तु को अंदर से पलटना, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचना, यहां तक कि समय में आगे पीछे यात्रा करना। ये सब विचार साइंस फिक्शन की तरह लगते हैं, लेकिन इनका आधार थियोरेटिकल फिजिक्स में है। आयामों की संख्या क्यों बढ़ रही है? स्ट्रिंग थ्योरी और अन्य आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 नहीं, बल्कि 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर आयाम बहुत छोटे, घूमे हुए, कर्ल्ड अप होते हैं, जैसे एक पतली नली की दीवार की मोटाई। हमें वे सीधे दिखाई नहीं देते, पर उनका असर भौतिकी के नियमों में होता है। आखिर में, चौथा आयाम हमें क्या सिखाता है? यह अध्याय हमें हमारी सीमाओं की याद दिलाता है। हम जो देख सकते हैं वह अंतिम सत्य नहीं है। हमारी समझ हमारे अनुभवों से बंधी हुई है, लेकिन विज्ञान का उद्देश्य है इन सीमाओं को पार करना। चौथा आयाम एक दरवाजा है उस वास्तविकता की ओर जो अब तक छिपी रही है। हो सकता है वह दरवाजा कभी खोले और हम पहली बार अपने ब्रह्मांड को बाहर से देख सके। अगला अध्याय, द फिफ्थ डायमेंशन, चैप्टर 3। चैप्टर 3, पांचवां आयाम, द फिफ्थ डिमेंशन। आप सुन रहे हैं मिचियो काकू की कालजयी पुस्तक हाइपरस्पेस का हिंदी संस्करण। यह है अध्याय 3, पांचवां आयाम। जब हम ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन कई बार उन चीजों को समझने के लिए तरसता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। हमारी दुनिया को समझने के लिए हमने कई वर्षों तक कोशिश की है। हमारे 4 आयाम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय, हमें उन सीमाओं के भीतर रखते हुए हम इस ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा आयाम हो जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं? क्या हमारी इंद्रियां हमें पूरी सच्चाई दिखा पा रही है, या हम केवल एक छाया दृष्टि में जी रहे हैं? यह सवाल हमें पांचवें आयाम की ओर खींचता है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है और सैद्धांतिक भौतिकी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पांचवां आयाम क्या है? हमारे 4 आयामों की समझ तो हम सभी को है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक और आयाम होता, तो क्या हमारी दुनिया कुछ और रूप में होती? यह पांचवां आयाम
हमारे भौतिक अनुभवों से परे हो सकता है। हमारे पास जो चार आयाम हैं, हम उनसे बाहर जाकर क्या देख सकते हैं? हाइपरस्पेस के सिद्धांत के अनुसार यह विचार किया गया है कि हमारे चार आयामों से बाहर एक अन्य आयाम हो सकता है जो हमारे लिए अदृश्य हो, क्योंकि हमारी इंद्रियां उसकी पहचान नहीं कर सकती। अगर ऐसा आयाम है, तो हमें क्या यह महसूस करने की जरूरत नहीं हो सकती कि हम जितना समझते हैं वह केवल एक बहुत छोटे हिस्से के रूप में है? थियोडोर कलूजा और ऑस्कर क्लाइन का योगदान। कभी आपने सोचा है कि क्या हम केवल अपनी सीमित इंद्रियों से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं? कभी कभी हम जो चीजें देख सकते हैं वह केवल एक सतही दृश्य होती है। इन्हीं विचारों पर थियोडोर कलूजा और ऑस्कर क्लाइन ने गहरे शोध किए थे। कलूजा ने 1919 में यह विचार प्रस्तुत किया कि यदि हम आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के समीकरणों में एक और आयाम जोड़े, तो हम दो महत्वपूर्ण बलों को एक साथ जोड़ सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व। यह न केवल एक नया आयाम जोड़ने का विचार था, बल्कि यह एक नया तरीका था जिससे हमें इन बलों की समझ मिल सकती थी। फिर ऑस्कर क्लीन ने इस आयाम को और भी विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि यह पांचवां आयाम अत्यधिक सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि हम उसे देख नहीं सकते, परंतु वह गणितीय दृष्टिकोण से मौजूद है। यह आयाम शायद हमारी आंखों से बिल्कुल छिपा है, लेकिन यह भौतिकी के समीकरणों में सही तरीके से फिट बैठता है। यह विचार हमारे लिए एक नई दिशा खोलता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चार आयामों के बाहर कुछ और भी हो सकता है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हैं। पांचवां आयाम और स्ट्रिंग थ्योरी। जब हम स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सोचते हैं, तो हम उन सूक्ष्म डोरियों की कल्पना करते हैं जो हर कण के अंदर मौजूद है। ये डोरियां बहुत छोटे होते हुए भी कंपन करती है, और यही कंपन तय करते हैं कि कण कौन सा होगा। लेकिन क्या होगा अगर ये डोरियां पांचवें आयाम में भी कंपन करती हो? क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि हम जिन कणों को देख पा रहे हैं वे पांचवें आयाम के प्रभाव से उत्पन्न हो रहे हैं? यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत होगी कि स्ट्रिंग थियरी और सुपर स्ट्रिंग थियरी का मकसद यह समझाना है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तीन आयामों के आधार पर नहीं है, बल्कि वह और भी गहरे आयामों से जुड़ा हुआ हो सकता है जो हमारे चार आयामों से परे है। क्या समय यात्रा संभव है? यदि हम पांचवें आयाम को स्वीकार करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि समय यात्रा और वर्महोल्स जैसी अवधारणाएं वास्तविक हो सकती हैं? क्या हम अतीत में लौट सकते हैं या भविष्य को देख सकते हैं? यह विचार तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम समझते हैं कि पांचवां आयाम समय और स्थान को एक नए तरीके से जोड़ सकता है। वर्महोल्स को हम एक छिद्र के रूप में कल्पना कर सकते हैं जो समय और स्थान के दो बिंदुओं के बीच एक मार्ग प्रदान करता है। क्या ऐसा मार्ग पांचवें आयाम में स्थित हो सकता है? क्या अगर हम इस आयाम को समझ पाते, तो हम इन छिद्रों को खोज सकते थे? यह सवाल हमारे मन में अनगिनत संभावनाएं खोलता है और हमें एक नए दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। गूढ़ घटनाओं की व्याख्या। पांचवां आयाम केवल समय यात्रा या वर्महोल्स के सिद्धांतों से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि यह अन्य रहस्यमय घटनाओं की व्याख्या भी कर सकता है। क्या हम कभी वह घटनाएं देख पाते हैं जो हमारे चार आयामों से बाहर घटित होती है? क्या कुछ घटनाएं हमारे लिए गूढ़ हैं क्योंकि वे पांचवें आयाम में हो रही हैं? पांचवां आयाम हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी घटनाएं हो सकती है जो हमारी समझ से बाहर है, और यही घटनाएं हाइपरस्पेस के सिद्धांत से जुड़ी हो सकती है। यहां तक कि भूतपूर्व घटनाओं की व्याख्या भी इस आयाम के माध्यम से की जा सकती है,
जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती है। पांचवा आयाम हमें ब्रह्मांड की एक नई और व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। यह हमारे वर्तमान अनुभवों से परे एक और आयाम है जो हमारे लिए अदृश्य तो हो सकता है, लेकिन गणितीय रूप से मौजूद है। इस आयाम को समझने से हम समय यात्रा, वर्म होल्स और स्ट्रिंग थियरी जैसी अवधारणाओं को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह न केवल हमें हमारी समझ के पार ले जाता है, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना के गहरे रहस्यों को उजागर करने में भी मदद कर सकता है। हमारी वर्तमान समझ केवल एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है, और पांचवा आयाम यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड की असल सच्चाई कहीं अधिक गहरी, जटिल और आश्चर्यजनक हो सकती है। अगर हम इस आयाम को समझने में सफल होते हैं, तो हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को खोल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इन गहरे आयामों में खो जाने के लिए? अगला अध्याय आइंस्टीन की वापसी। चौथा अध्याय आइंस्टीन की वापसी, आइंस्टाइन्स रिवेंज। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों में एक, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक ऐसा नाम जिसने हमारे ब्रह्मांड की समझ को जड़ से बदल दिया। जब उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो विज्ञान की दुनिया में भूचाल आ गया। उन्होंने बताया कि समय और स्थान कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि ये झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, और यह सब वस्तुओं के द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण होता है। आइंस्टीन ने अपनी जीवन भर की खोज में यही दिखाने की कोशिश की कि समय, स्थान और गति को समझने के लिए हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइंस्टीन ने यह दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि यह चारों ओर फैले समय और स्थान के माध्यम से फैलने वाली एक प्रकार की वक्रता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्षों तक एक बहुत ही विशेष चीज की तलाश की, एकीकृत सिद्धांत, यूनिफाइड थ्योरी। वो एक ऐसा समीकरण खोजना चाहते थे जो ब्रह्मांड की सभी ताकतों को एक सूत्र में बांध सके। उन्होंने यह महसूस किया कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और बाकी ताकतों को जोड़ पाए, तो हम एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंच सकते हैं जो हर चीज की व्याख्या कर सके। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आइंस्टीन को एक नया तरीका ढूंढना था जो उनकी सामान्य सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच की खाई को भर सके। उनका काम इस खोज में कहीं खो गया था। लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत में एक नई दिशा में काम शुरू हुआ, हाइपरस्पेस। आइंस्टीन का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और समय स्थान के बारे में था, लेकिन उन पर एक और सवाल भारी था। क्या हम इन सिद्धांतों को एक विस्तृत आयामी मॉडल में एक साथ जोड़ सकते हैं? यह सवाल तब से और भी महत्वपूर्ण हो गया जब वैज्ञानिकों ने हाइपरस्पेस की धारणा को गंभीरता से लिया। अगर हम अपने 3 सामान्य आयामों के अलावा और भी आयामों की कल्पना करें, तो ये आयाम शायद ब्रह्मांड के तमाम गहरे और जटिल पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं। आइंस्टीन का जो सपना था, एकीकृत सिद्धांत, उसका समाधान इन्हीं अतिरिक्त आयामों में छिपा हो सकता है। आइंस्टीन का काम और उनके सिद्धांत आधुनिक भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज हमें यह समझने के लिए और आगे बढ़ना होगा कि क्या हम अपने 3 आयामों से बाहर देख सकते हैं। आधुनिक भौतिकी और सैद्धांतिक गणित इस दिशा में काम कर रहे हैं, जहां स्ट्रिंग थ्योरी और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमें केवल 3 आयामों के अलावा 7 और आयामों का सामना करना पड़ सकता है। आइंस्टीन का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारा ब्रह्मांड एक गहरे, व्यापक सिद्धांत से संचालित होता है जो समय और स्थान, ऊर्जा और पदार्थ सभी को जोड़ता है। यह एक विचार था जिसे आज हम हाइपरस्पेस के रूप में देखते हैं। आइंस्टीन की यह चुनौती अब हमारी समझ के करीब आ रही है, और यह सिद्धांत एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। आइंस्टीन शायद यह कल्पना नहीं कर पाए थे कि
आज हम उनके द्वारा बताई गई सीमाओं से परे जाने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई वैज्ञानिक विरासत को आधार बनाकर हम अब एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें अनगिनत नए आयामों और परिप्रेक्ष्य की संभावना है। आइंस्टीन का यह सिद्धांत केवल एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि यह एक परिभाषा है, एक खोज का मार्ग जो हमें अपने ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों तक ले जा सकता है। साथ ही हम यह समझने के करीब आ रहे हैं कि समय, स्थान और ऊर्जा के बीच का संबंध किसी हद तक उन आयामों से जुड़ा हुआ है जिन्हें हम अब हाइपरस्पेस के रूप में देख रहे हैं। हम एक नई वैज्ञानिक क्रांति के कगार पर खड़े हैं जो आइंस्टीन के ख्यालों के परे जाकर हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर कर सकती है। क्वांटम लीप, एक क्रांतिकारी छलांग। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, सामने एक छोटी सी मशीन है। आप एक बटन दबाते हैं और अचानक एक कण वहां से गायब होकर किसी दूसरी जगह प्रकट हो जाता है, बिना किसी रास्ते के, बिना किसी संकेत के। यह कोई जादू नहीं, यह है क्वांटम छलांग, क्वांटम लीप। यह अध्याय हमें विज्ञान की सबसे अजीब लेकिन सबसे सटीक शाखा क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में ले जाता है। यह वह क्षेत्र है जहां कण एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं, जहां भविष्य की संभावनाएं वर्तमान को प्रभावित करती है और जहां ब्रह्मांड गणितीय लहरों की एक रहस्यमय धुन पर नाचता है। क्लासिकल भौतिकी की सीमा। 19वीं सदी तक विज्ञान का मानना था कि यदि हम किसी वस्तु की स्थिति और गति को जान लें, तो हम उसके पूरे भविष्य की गणना कर सकते हैं। न्यूटन के नियमों ने यह विश्वास पैदा किया था कि ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह चलता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ प्रयोगों ने इस सोच की नींव हिला दी। जब वैज्ञानिकों ने परमाणु और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का अध्ययन शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि ये कण न्यूटन के नियमों का पालन नहीं करते। वे कभी-कभी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे तरंगे हों और कभी-कभी जैसे वे ठोस कण हों। उनका स्थान और गति एक साथ तय नहीं की जा सकती। यह था विज्ञान के लिए एक झटका, एक क्वांटम लीप। क्वांटम यांत्रिकी, अनिश्चितता का सिद्धांत। 1930 के दशक में वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा, आप किसी कण की स्थिति और उसकी गति को एक साथ पूर्ण सटीकता से नहीं जान सकते। इसे कहा गया अनिश्चितता सिद्धांत। यानी ब्रह्मांड में मूल रूप से एक धुंधलापन है। यह सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक बिंदु पर नहीं होते, बल्कि वे संभावनाओं के बादलों में फैले होते हैं। वे एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं, जहां उनकी उपस्थिति केवल संभावना है, निश्चितता नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहां है, बल्कि हमें कहना होता है इलेक्ट्रॉन के यहां होने की संभावना सबसे अधिक है। यह सोच हमारी रोजमर्रा की समझ से एकदम अलग है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो पाया कि यह सिद्धांत काम करता है। इतना ही नहीं, यह प्रकृति को सबसे गहराई से समझने की कुंजी बना। क्वांटम सुपरपोजिशन और रियलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कोई कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकता है। इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन। कल्पना कीजिए, एक बिल्ली एक डिब्बे में बंद है और उसके साथ एक ऐसा यंत्र है जो क्वांटम घटना के आधार पर तय करता है कि वह बिल्ली जीवित रहेगी या नहीं। जब तक आप डिब्बा नहीं खोलते, बिल्ली जीवित और मृत दोनों हो सकती है। यह है श्रोडिंगर की कैट एक्सपेरिमेंट, जो दिखाता है कि क्वांटम दुनिया में देखना ही हकीकत को तय करता है। यह विचार इतना अजीब है कि आज तक वैज्ञानिक इसके दार्शनिक मायने खोज रहे हैं। क्या हम पर्यवेक्षक के रूप में वास्तविकता को बना रहे हैं, या क्या हमारे देखने से पहले दुनिया कई संभावनाओं में बंटी होती है? क्वांटम टनलिंग और संभावनाओं की शक्ति।
एक और अद्भुत घटना है क्वांटम टनलिंग। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक कण ऊर्जा की दीवार को पार कर लेता है, जिसे पार करने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे कोई गेंद पहाड़ की दूसरी ओर पहुंच जाए बिना उस पहाड़ पर चढ़े। क्वांटम टनलिंग के कारण ही सूर्य में न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, और यह तकनीक आज की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप्स और लेजर। क्वांटम ब्रह्मांड और हाइपरस्पेस का संबंध। क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों ही सटीक है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर। क्वांटम मैकेनिक्स अति सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है, रिलेटिविटी विशाल ग्रहों, ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के विस्तार पर। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो गणित विफल हो जाता है। यहां से जन्म होती है स्ट्रिंग थ्योरी और साथ ही हाइपरस्पेस का विचार। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि क्वांटम कण सूक्ष्म कंपन करने वाली डोरियां हैं जो 10 या 11 आयामों में कंपन करती है। यही सिद्धांत क्वांटम और गुरुत्वाकर्षण के बीच पुल बनाता है। हाइपरस्पेस हमें यह समझने में मदद करता है कि क्वांटम लीप केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक खिड़की है, एक ऐसे आयामी ब्रह्मांड की ओर जहां संभावना ही असली हकीकत है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड ठोस और निश्चित नहीं है। वह एक लहर की तरह है जो हर क्षण कई संभावनाओं में बटा हुआ है। हमें बस यह चुनना है कि हम किस संभावना को वास्तविक बनाएं। क्वांटम लीप कोई रहस्य नहीं, बल्कि हमारी सोच में एक क्रांतिकारी छलांग है। वह हमें बताता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहां अकल्पनीय भी संभव है। चैप्टर 5, भूतिया ब्रह्मांड, द हॉन्टेड यूनिवर्स। कभी आपने सोचा है, क्या कोई वस्तु एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर हो सकती है? या क्या केवल किसी चीज को देखने भर से उसका व्यवहार बदल सकता है? ये सवाल सुनने में चौंकाने वाले हैं, पर यही क्वांटम भौतिकी के केंद्र में है। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड को हॉन्टेड यूनिवर्स कहा है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो अजीब घटनाओं और अदृश्य नियमों से भरा हुआ है। क्वांटम दुनिया की शुरुआत। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर झांकना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि वहां की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। यह वह दुनिया थी जहां निश्चितता जैसी कोई चीज नहीं थी, जहां कण एक साथ कई जगह हो सकते थे और जहां देखने मात्र से घटनाओं का परिणाम बदल सकता था। अनिश्चितता का सिद्धांत। जब वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि किसी इलेक्ट्रॉन की गति और उसकी स्थिति एक साथ कैसे मापी जाए, तो उन्होंने पाया कि यह असंभव है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार आप या तो किसी कण की स्थिति, पोजीशन, जान सकते हैं या उसकी गति, वेलोसिटी, पर दोनों को एक साथ कभी भी ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के मूल नियमों पर सवाल उठाता है। पर्यवेक्षक का प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब एक और दिलचस्प बात, जब हम किसी क्वांटम कण को देखने की कोशिश करते हैं तो देखने की क्रिया खुद उस कण को बदल देती है। जैसे ही आप किसी कण को मापते हैं वह एक निश्चित स्थिति में गिर जाता है। उसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। इसका मतलब यह है कि हम जो देखते हैं वह वस्तु पहले वैसी थी ही नहीं, हमारे देखने से वह वैसी बनी। क्या इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड तब तक निश्चित नहीं होता जब तक हम उसे देख न लें? सुपरपोजिशन। एक ही समय में कई जगह क्वांटम दुनिया की सबसे रहस्यमय अवधारणा है। सुपरपोजिशन। इसका मतलब है कि एक कण जैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकता है जब तक हम उसे नहीं मापते।
वह एक साथ सभी संभावित अवस्थाओं में होता है। पर जैसे ही हम मापन करते हैं, वह केवल एक अवस्था में दिखाई देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ब्रह्मांड की वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। हम केवल उसकी एक परत देख पा रहे हैं। क्वांटम उलझाव, एंटैंगलमेंट। अब जरा सोचिए, दो कण जो कभी एक साथ बने थे, वे चाहे ब्रह्मांड के दो सिरों पर हों, उनका व्यवहार एक साथ बदलता है। अगर आप एक कण को छेड़ें, तो दूसरा कण तुरंत प्रतिक्रिया देता है, भले ही उनके बीच कोई संपर्क न हो। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टीन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर भूतिया प्रतिक्रिया। यह सोच भी दिमाग हिला देती है, क्योंकि यह सामान्य तर्क को चुनौती देती है। क्या चेतना की भूमिका है? कुछ वैज्ञानिकों ने यह विचार भी रखा कि यह केवल हमारी आंखें नहीं, बल्कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, भी क्वांटम दुनिया को प्रभावित करती है। क्या यह संभव है कि हमारा मन ब्रह्मांड की वास्तविकता को आकार देता है? अगर चेतना ही यह तय करती है कि कोई कण कैसे व्यवहार करेगा, तो क्या इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड को केवल देख नहीं रहे, बल्कि उसका हिस्सा भी बना रहे हैं? एक भूत या ब्रह्मांड, द हॉन्टेड यूनिवर्स, हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड की गहराई में एक रहस्यमयी दुनिया छुपी है, जहां वास्तविकता तरल है, संभावनाएं ही नियम है, और देखने की प्रक्रिया ही उसे ठोस बनाती है। हमारा अनुभव सीमित है। हम केवल उस पर्दे को देखते हैं जो ब्रह्मांड ने हमारे लिए उठा रखा है, पर उस पर्दे के पीछे संभावनाओं का एक अदृश्य महासागर बह रहा है। यह अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वास्तविकता वैसी है जैसी हमें दिखाई देती है, या हम बस उस जादू का एक छोटा हिस्सा देख पा रहे हैं जो हर कण में, हर दिशा में मौजूद है? हॉन्टेड यूनिवर्स कोई डरावनी कल्पना नहीं, बल्कि यह क्वांटम भौतिकी की ठोस हकीकत है। यह हमें ब्रह्मांड की एक गहराई में ले जाता है, जहां विज्ञान और रहस्य एक ही बात बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमें दिखती नहीं, तो क्या वो सच में मौजूद नहीं? पर जब हम गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा असल बातें वहीं छिपी होती है जहां हमें लगता है कुछ नहीं है। एक समय था जब वैज्ञानिकों ने सोचा शून्यता मतलब खालीपन। पर जब उन्होंने उस खाली जगह को बहुत करीब से देखा, तो उन्हें वहां भी कंपन महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य सरगम हर दिशा में फैली हो, बिना रुके, बिना रुके। हर क्षण कुछ न कुछ घट रहा हो। इस कंपन को नाम दिया गया शून्य बिंदु ऊर्जा, यानी वह ऊर्जा जो वहां भी है जहां कुछ नहीं होना चाहिए। फिर एक सवाल उठा, अगर हर जगह ऊर्जा है, तो कणों का वजन कैसे तय होता है? और तब सामने आया एक रहस्यमय क्षेत्र जो हर कण को द्रव्यमान देता है। यह एक अदृश्य चादर की तरह है, हर तरफ फैली हुई। जब कोई कण इससे गुजरता है, तो वह भारी हो जाता है। बिना इस क्षेत्र के कोई कण ठहर नहीं सकता। यही तो है हिग्स क्षेत्र। अब जब हम वजन और ऊर्जा को समझने लगे, तो अगला सवाल आया, क्या समय भी ऐसा ही कोई रहस्य है? क्या समय जैसा हम महसूस करते हैं, वैसा सच में होता है? कुछ अवस्थाएं ऐसी पाई गईं जो बिना किसी ऊर्जा के भी समय में दोहराती रहती है खुद को। वही ढंग, वही लय, हर पल दोहराव। इन्हें कहा गया समय के क्रिस्टल। जैसे ब्रह्मांड खुद एक घड़ी हो जो टिका नहीं, बस अपने अंदर ही घूम रहा हो। इसी समय की लहरों के बीच कभी दो विशाल ब्लैक होल टकराते हैं, और तब जो लहरें उठती है, वो केवल अंतरिक्ष में नहीं, समय के कपड़े में भी गूंजती है।
ये कंपनी लाखों साल तक सफर करती है और फिर एक दिन हमारे यंत्रों से टकरा जाती है, एक संकेत बनकर जो कहता है कि ब्रह्मांड आज भी बोलता है। पर ब्रह्मांड का हर संकेत सिर्फ लहर नहीं होता। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए खो जाते हैं, या शायद हमें ऐसा लगता है। जब कुछ ब्लैक होल में गिरता है तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर क्या ब्रह्मांड कभी कुछ भूलता है, या हर सूचना, हर स्मृति किसी न किसी रूप में बची रहती है, जैसे आग में जली किताब की राख में उसकी कहानी अब भी छिपी हो। अगर सूचना कभी नहीं मरती तो क्या हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं? शायद हां। और यही सोच आगे बढ़ती है क्वांटम गणना की ओर। अगर हर कण की गति, हर प्रतिक्रिया एक कोड की तरह होती है, तो क्या ब्रह्मांड खुद एक विशाल गणना है और हम उस गणना के हिस्से? शायद हमारी चेतना भी एक गणना है, या शायद चेतना उल्टा ब्रह्मांड को चला रही है, क्योंकि हर बार जब हम किसी कण को देखते हैं तो वो बदल जाता है, जैसे ब्रह्मांड हमारे देखने से अपना चेहरा बदल लेता हो। अगर ऐसा है तो क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या मंच का हिस्सा? और अगर हम मंच पर हैं तो क्या जीवन केवल पृथ्वी पर ही जन्मा, या वह कहीं दूर किसी और तारे की गोद में पला हो? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के बीज ब्रह्मांड में हर ओर बिखरे हैं। हम तारे की राख नहीं, बल्कि तारे के बीज है। हमारा शरीर, हमारा मन, सब किसी विशाल कथा के पात्र है। एक कथा जो शून्यता से शुरू हुई और चेतना तक पहुंची। कभी कभी लगता है कि हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पर हो सकता है ब्रह्मांड खुद हमें देख रहा हो। हम उसकी आंखें हैं, हम उसके सोचने का तरीका है। हमारा होना ही उसका जागना है। और तब समझ आता है, ये हाउंटेड यूनिवर्स कभी डराता नहीं। ये तो बस अपने रहस्य धीरे धीरे खोलता है, सिर्फ उनके लिए जो शांत होकर सुनना जानते हैं। तो दोस्तों, यह था हाइपरस्पेस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का प्रथम भाग, जिसमें हमने पहले 5 अध्यायों की ज्ञान यात्रा की, जहां हमने इस ब्रह्मांड के मूल तत्वों से लेकर छुपी हुई चतुर्थ आयाम तक के रहस्यों को समझा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली रोमांच तो अब आरंभ होगा। अगले भाग में हम उस ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां आइंस्टीन का सिद्धांत क्वांटम दुनिया से टकराता है, जहां समय में यात्रा, काले गड्ढे, ब्लैक होल्स और 10वीं आयाम जैसे रहस्य हमारे सामने प्रकट होंगे। आप बने रहिए इस ज्ञान यात्रा में, क्योंकि आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे टाइम मशीन बनाने की कल्पना, ब्लैक होल के भीतर छिपे समय के द्वार, और अंत में 10वीं आयाम तक का एक अनंत और अद्भुत सफर। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां समय, आकाश और ज्ञान का विस्तार और भी गहरा होगा।